जैसा कि आप तीनों जानते हैं कि आज से हमारी 3ds मैथ्स की प्रोफेशनल जो कोर्स है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, इस कोर्स का जो नेम रहने वाला है वो रहने वाला है 3ds मैथ्स प्रोफेशनल कोर्स विद वीरे। एंड इसमें हम एक और जो रेंडर इंजन है वो ऐड कर रहे हैं एंड दैट विल बी लूमियन। तो आप 3ds मैथ्स की हेल्प से कैसे मॉडलिंग करते हैं, कैसे आप रेंडर इंजन, डिफरेंट रेंडर इंजन जैसे वीरे है, ठीक है, इसके अलावा करोना भी होता है, ठीक है, इसके अलावा लूमियन है, D5 है, काफ़ी सारे तरह के रेंडर हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर हम वीरे एंड लूमियन दोनों को कवर करेंगे। आज की जो क्लास होगी उसमें मैं कंप्लीट 3ds मैथ्स का आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ कि 3ds मैथ्स क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या की फीचर्स होते हैं। इसके अलावा हम 3ds मैथ्स को कैसे कवर करने वाले हैं, मतलब हमारी जो नेक्स्ट 1.5 मंथ से 2 मंथ की जो जर्नी होगी उसमें हम कैसे चीज़ों को सीखेंगे, कौन कौन सी टर्म हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, कैसे सभी चीज़ों को हम मैनेजेबल वे के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है, रेंडर इंजन को हम कैसे सीखेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज की क्लास में कवर करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है मैथ्स के बारे में या किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में, वो आप अपने माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ एंड हाँ ये मैम। हाँ जी एक पुनीत बताइए। मैम, ये कोरोना और वीरे में डिफरेंस क्या रहता है? मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस रहता है कि वीरे कोरोना एक ही चीज है करीब करीब? नहीं, वीरे और कोरोना में डिफरेंस तो देखो, ऐसा ऐसा तो कुछ मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही रेंडर इंजन है। जैसे वीरे के अंदर हम लोग रेंडरिंग करते हैं, है ना, ऐसे ही कोरोना के अंदर भी करते हैं। कोरोना भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कोरोना को। तो जो यूज़र्स है ना वो डेफिनेटली अच्छा। अभी के डेट में शिफ्ट कर रहे हैं कोरोना पे, क्योंकि कोरोना थोड़ा इजी है एज कम्पेयर वीरे। कोरोना थोड़ा इजी पड़ता है, रीज़न बीइंग क्योंकि उसमें आपको ना प्रीसेट्स मिल जाते हैं, प्री डिफाइंड आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वीरे मैं के अंदर वीरे आपको फाइव सेटिंग करनी पड़ती है। हाँ जी बताइए। वीरे 5.0 जो अभी आया था, मैंने उसको थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा हुआ था। उसमें भी कुछ प्रीसेट्स हैं उसकी सेटिंग्स में भी ना? हाँ, उसमें कुछ प्रीसेट्स हैं बट वो अभी जैसे कोरोना लॉन्च हुआ ना, कोरोना कोरोना ने जैसे प्रीसेट्स लॉन्च किए उसके बाद वीरे ने इस चीज़ में अपडेट किया है। मतलब ओके। उससे पहले हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं थे वीरे के अंदर। क्योंकि मैम मैंने अभी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे थे कंपैरिजन के, तो मैक्सिमम लोग यही बोल रहे थे कि वीरे थोड़ा सा, मतलब टिपिकल आउटपुट पड़ता है। दोनों का करीब आउटपुट इक्वल आता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। हाँ, क्योंकि अच्छा अच्छा इस चीज़ को ना मैं थोड़ा-सा आपको ब्रॉडर वे में समझाऊँ, तो हम्म। एक तो जो फैक्टर लेके चलते हैं ना लोग कि ईज़ी है या टिपिकल है, वो चीज़ करेक्ट है। क्योंकि कोरोना में काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी मिली हुई है जिसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वीरे में आपको कुछ सेटिंग करने के बाद वो रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन जो एक्सपोज़र आपको वीरे प्रोवाइड करता है ना, एक्सपोज़र इन टर्म्स ऑफ सेटिंग्स, ठीक है, जैसे मान लो कोरोना के अंदर आप सेटिंग करो तो आपके पास लिमिटेड सेटिंग है, आपको उन्हीं में ही वर्क करना होगा। वहीं पे अच्छा। अगर आप वीरे में वर्क करो तो वीरे में तो मतलब सेटिंग्स का कोई लिमिट ही नहीं है, लाइट का कोई लिमिट ही नहीं है, कैमरा में इतनी सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है, रेंडर सेटिंग के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं, एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो टिपिकल है, टिपिकल भी देखो कब होती है चीज़ें, जब चीज़ें समझ नहीं आती, जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो अच्छा। जाती हैं। अगर हमें चीज़ें समझ में आ रही तो कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं ना, हाँ वो तो है ही। है ना। एक तो चीज़ ये है, दूसरी चीज़ जो एक्सपोजर वाली मैंने बात करी, जैसे अगर आप स्केचअप सीख के आए हो ना तो आपको एनस्केप के बारे में पता होगा कि एनस्केप क्या होता है ना। एनस्केप बेसिकली छोटा सा प्लगइन ही है, रेंडर प्लगइन ही है, ठीक है। और एक आपने लूमियन सुना होगा, लूमियन तो चलो आई मैं थिंक सुना सभी ने हुआ है। सुना होगा, है ना। एनस्केप और लूमियन दोनों ही रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब दोनों के अंदर आप रियल टाइम एनिमेशन कंट्रोलिंग और बाकी जितने भी ऑप्शंस होते हैं, मतलब सन की पोजीशन को चेंज कराना, आपके एनिमेशंस बनाना, क्लाउड मूवमेंट करना, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना दोनों सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो। लेकिन जो एक्सपोजर लूमियन प्रोवाइड करता है वो सेम एक्सपोजर आपको एनस्केप तो प्रोवाइड नहीं करेगा, ओके। डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शंस लिमिटेड है। सेम वीडियो और कोरोना के अंदर है कि कोरोना में ऑप्शन लिमिटेड है, इजी है, लेकिन वीरे में थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल भी तब है जब चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, अगर आप चीज़ों को अच्छे सीखने के से बाद ग्रैब समझ। कर पा रहे हो तब तो इजी ही है वो। बिल्कुल। हाँ जी। ओके मैम, बस यही पूछा था। ओके, इसके अलावा आप में से कोई? तो देखिए, ये जो कंप्लीट कोर्स होने वाला है ना इसको हम 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं।
सेगमेंट्स को मैं यहाँ पे कैसे डिफाइन करूँ कि हम लोग वर्क कैसे करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3ds मैक्स के बारे में हम बात करते हैं। 3ds मैक्स क्या है? देखिए 3ds मैक्स ना बेसिकली एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप रियल टाइम विजुअलाइजेशंस को रेंडर कर सकते हैं। मीन्स आप इमेजेस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं विद सम टूल्स, विद सम एक्सटेंशंस, ठीक है, विद सम प्लगइन्स। इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप रियल, जैसे आप दिख रहा है आपको इमेज इस तरीके का इमेज आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, जैसे स्केचअप है ना। इसके अलावा 3ds मैक्स तो जिसमें हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास रेविट होता है, माया होता है, कि बहुत सारे तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3ds मैक्स की, तो 3ds मैक्स के कोई ना कोई तो की फीचर्स होंगे, है ना। देखिए स्केचअप के अंदर भी, रेविट के अंदर भी, बाकी सभी सॉफ्टवेयर के अंदर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग एज वेल एज एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सपोजर आपको 3ds मैक्स प्रोवाइड करता है, वो एक्सपोजर आपको बाकी सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे लेट्स सपोज आप एक लिविंग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो लिविंग डिज़ाइनिंग के लिए आप स्केचअप में बहुत ईजिली कर सकते हो और बहुत क्विकली हो जाएगा, क्योंकि प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं। वहाँ पर आप गए, आपने फ्री मॉडल्स को डाउनलोड किया, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स हो बिल्कुल फ्री, मतलब आपको एक सिंगल रुपया भी पे करने की नीड नहीं है। बहुत सारी तरह की वेबसाइट्स होती है, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने वहाँ से कंपोनेंट्स को पिक किया, ठीक है, आपने वॉल्स वगैरह को ड्रॉ किया डिफरेंट रेंडर इंजन्स का यूज़ करके, क्योंकि स्केचअप का बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी लाइटिंग या फिर कैमरा का सेटिंग होता है, बट वो बहुत मिनिमल सा होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने लाइटिंग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट रेंडर इंजन्स का यूज़ करना होगा। तो आपने लाइटिंग क्रिएट करी, कंपोनेंट प्लेस किया, मटेरियल प्लेस किया, और आपने वहाँ पे क्या कर दिया, अपना रेंडर ले लिया, इनफ है। लेकिन लेट्स सपोज आपको वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आपको एक चेयर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप इस चेयर को ड्रॉ करना चाहते हो। तो स्केचअप जितना टाइम इस चेयर को ड्रॉ करने में लगाने वाला है ना, आई स्वेयर उतने टाइम में आप, मतलब उसके हाफ एंड हाफ टाइम में, मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक चीज़ को करने में आप पूरा 1 घंटा दे रहे हो, उसी सेम चीज़ को आप 3ds मैक्स में विद इन 15 मिनट्स ईजिली कर सकते हो। 15 मिनट्स में आपको मिनिमम बता रहे हो, मैक्सिमम आप आधा घंटा ले लीजिए, मतलब अगर आधा घंटा भी है तो भी आपका हाफ ऑफ टाइम रिड्यूस हो गया वहाँ पे। समझ रहे हो आप एक चीज़ को? तो 3ds मैक्स के अंदर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वहाँ पर आप डिफरेंट मॉडिफायर्स का यूज़ करके रेंडर वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं। वो चीज़ आपको स्केचअप में आप नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आप रेविट यूज़ कर रहे हैं, अगर आप रेविट और 3ds मैक्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए? अभी वही चीज़ों को हम रिलेट करेंगे कि हर एक सॉफ्टवेयर की ना अपनी अपनी वहाँ पे यूएसपी होती है, कि स्केचअप क्विक मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपने वॉल्स वगैरह ड्रॉ करी, ठीक है, आपने फ्लोर बनाया, सीलिंग बनाई, आपने कंपोनेंट प्लेस किया और आपने रेंडर ले लिया, मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, आपकी क्विक मॉडलिंग हो रही है, डिटेलिंग नहीं है, वहाँ पर क्विक मॉडलिंग है। एक्सटीरियर के केस में भी एज वेल एज इंटीरियर के केस में भी। वहीं पे अगर आप क्या बोलते हैं, रेविट यूज़ करो, तो रेविट के अंदर तो डेफिनेटली इतनी ज़्यादा नहीं होती इंटीरियर डिज़ाइनिंग। रेविट कौन यूज़ करता है? रेविट वो लोग यूज़ करते हैं जिनको स्ट्रक्चर एनालिसिस करना होता है, ठीक है। जो लोग वहाँ पे कॉस्टिंग निकालना चाहते हैं वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसको उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो लोग रेविट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से काफ़ी सारे उसके मतलब मेन फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मतलब रेविट का यूसेज अलग है कि रेविट को क्यों यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल के लिए अलग सॉफ्टवेयर रेविट का, प्लम्बिंग वगैरह के लिए अलग है, स्ट्रक्चर के लिए अलग है ना। रेविट MEP एक होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, जहाँ पर आप इनसे रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो, वही चीज़ आप मैक्स में नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप एक चीज़ को, कि हर एक सॉफ्टवेयर का ना अपना अपना रोल है, कि किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, ठीक है, किस तरह का आप काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर्स को चूज़ करना है। तो अगर आपका मेन एजेंडा जो है वो क्या है, आपका डिटेलिंग प्रोवाइड करना है, किस चीज़ की, कंप्लीट बिल्डिंग की, ठीक है, उसमें प्लम्बिंग से रिलेटेड आपको चीज़ों को शो कराना है, आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ों को शो कराना है, ठीक है। आप वहाँ पे स्ट्रक्चर एनालिसिस करना चाहते हो तो आप रेविट पे जा सकते हो। मास्किंग का एक कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें कंट्रोलेबल होती है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वहीं पे अगर आप क्विक मॉडलिंग करना चाहते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आप स्केचअप पे जा सकते हो।
तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना यूसेज है। और अगर आप जैसे हम 3ds मैक्स के बारे में बात करें तो उसके भी कोई ना कोई की फीचर्स होंगे, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड अगर आप जाके पूछेंगे किसी से कि डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है, मैं यहाँ पे डिटेलिंग के मॉडलिंग की बात नहीं कर रही, मैं डिज़ाइनिंग की बात कर रही हूँ कि आपको सोफ़ा डिज़ाइन करना है, आप आर्म चेयर डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप एक्सटीरियर में डिफरेंट मॉडलिंग्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप किस सॉफ्टवेयर पे जाना चाहेंगे? तो 90% जो आपको आंसर्स मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 3ds मैक्स, क्योंकि 3ds मैक्स में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉडिफायर्स हैं कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको एक्सटेंशंस को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मोर देन आपको 50 मॉडिफायर्स 3ds मैक्स डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है? और वहीं पे अगर आप एक्सटेंशंस को, स्क्रिप्ट्स को ऐड कर देते हैं तो मतलब मॉडिफायर्स की कोई कमी ही नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मॉडिफायर, जितनी ज़्यादा आप स्क्रिप्ट्स ऐड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी मतलब जो मॉडिफायर्स है वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा जो मेन टर्म होती है ना वो होती है एडिटेबल पोली। 3ds मैक्स का जो आप ऐसा बोल सकते हो कि 3ds मैक्स की जान एडिटेबल पोली, जैसे भी आपको मॉडलिंग करनी है, चेयर आपको दिख रही है यहाँ पे, ये चेयर आप विद इन आर या फिर विद इन 2 आवर इजिली क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एडिटेबल पोली एंड सम अदर सॉफ्टवेयर लाइक सबस्टांस, है ना? क्योंकि सबस्टांस सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं ना उसके लिए मेनली डिज़ाइन किया गया है कि आपको क्लोथ में रिंकल्स को शो करना है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है अभी इस टाइप का जो बॉक्स आपको दिख रहा है, बॉक्स की हेल्प से आप इस टाइप का पिलो पिलो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप पिलो इजीली क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो आपको रिंकल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके के रिंकल्स को क्रिएट करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा? सबस्टांस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर को मर्ज करके आप बहुत ईजिली एक बहुत अच्छा रेंडर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? मॉडलिंग के बारे में। ये जस्ट एक मॉडलिंग का ओवरव्यू है कि क्या क्या चीज़ आप मॉडलिंग में कर सकते हो। अभी मॉडलिंग भी बहुत डिटेल्ड है कि आप एक्सटीरियर मॉडलिंग कर रहे हो, आप इंटीरियर मॉडलिंग कर रहे हो, ठीक है? आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग कर रहे हो, आप सरफेस मॉडलिंग कर रहे हो, आप लैंडस्केप मॉडलिंग कर रहे हो, वो वहाँ पे मॉडलिंग की जो टर्म होती है, मॉडलिंग की जो डेफिनेशन होती है वो अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है कि आप क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना? क्योंकि लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स सपोज कि आप इस पोर्शन को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए मॉडलिंग का टर्म अलग है, क्योंकि कितना आपको यहाँ पर स्मूथ रखना है, कैसा आप यहाँ पे क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं, लेदर है, वेलवेट है, क्या चीज़ है, ठीक है? किस टाइप की स्टिचिंग हो रही है, कैसा कलर है, कैसा बिहेव कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसकी मॉडलिंग में। अभी वहीं पे अगर आप एक्सटीरियर मॉडलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे मेन फोकस किस पे होगा मॉडलिंग के टर्म में? हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे तो नहीं कर सकते ना। एक्सटीरियर में टर्म किस पे फोकस होगा कि आपको ओवरऑल एलिवेशन कैसा विजिबल हो रहा है, एलिवेशन के अंदर आप किस तरीके के यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप वहाँ पे मतलब कंप्लीट एलिवेशन को एक सिंगल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें कि एक ही बार में आप देख रहे हो उसको लुकआउट कर रहे हो और वो ऑसम मतलब दिखने में बिल्कुल ऑसम लग रहा है। तो वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो किस में इंक्लूड होंगी? एक्सटीरियर मॉडलिंग के अंदर। आप इंटीरियर मॉडलिंग कर रहे हो, अभी इंटीरियर मॉडलिंग में मैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ किसी भी एक स्पेस की। जैसे लिविंग हो सकता है, जैसे आपका किचन हो सकता है, ठीक है? आपका बेडरूम हो सकता है, मतलब कोई भी एक स्पेस हो सकता है। तो वहाँ पे मॉडलिंग में क्या आएगा? अभी आप वहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिज़ाइन करने नहीं बैठोगे, आप वहाँ पे इन जो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको बॉटल्स दिख रही हैं, ग्लास दिख रहे हैं, यूटेंसिल्स दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? यहाँ पे आपको शैंडलियर दिख रहा है, यहाँ पे आपको पॉट दिख रहा है, तो इनको तो हम डिज़ाइन नहीं करेंगे ना। हमारा मेन फोकस क्या होगा कि कौन सा मटेरियल अप्लाई होना चाहिए, ठीक है? कैसे हमें सीलिंग बनानी है, सीलिंग कैसे आप रखना चाहते हो, कैसे स्पेस को यूटिलाइज करना है, वो सारी चीज़ें आपकी इंटीरियर मॉडलिंग के अंदर आएगी, ठीक है? तो ये हमारा होने वाला है हमारी पूरी ट्रेनिंग का फेज़ 1 कि आप वहाँ पे कैसे कंप्लीट प्रोजेक्ट को, अब एक्सटीरियर का भी हो सकता है, इंटीरियर का भी हो सकता है, कोई एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कि आप उसको मॉडल कैसे कर रहे हो, मॉडलिंग क्या है। फेज़ नंबर 2 के अंदर हम वहाँ पे लाइटिंग एंड कैमरा सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइटिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंप लाइट दिख रही है, ठीक है? यहाँ पे आपको शैंडलियर की लाइट्स दिख रही हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स लाइट दिख रही हैं, यहाँ आपको कॉव लाइट दिख रही है, यहाँ आपको कॉव लाइट दिख रही है, सनलाइट से भी यहाँ पे आपको लाइटिंग मिल रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट से भी लाइटिंग आ रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें होने वाली है ये बेसिकली हमारी किस में इंक्लूड होने वाली है? लाइटिंग के अंदर, कि कितनी तरह की लाइट है, वीरे आपको कितनी तरह की लाइट प्रोवाइड करता है, कैसे आप उन सभी लाइटिंग का यूज़ करोगे,
तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी लाइटिंग में होगी, और इसी का एक पार्ट रहेगा आपका कैमरा सेटिंग। क्योंकि अगर मॉडल आपने बहुत अच्छा बनाया लेकिन अगर कैमरा सेटिंग परफेक्ट नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो लाइटिंग एंड कैमरा को कैसे सेट करना है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे फेज़ नंबर 2 के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे फेज़ नंबर 3 में, जहाँ पर हम फाइनली मटेरियल प्लेस करेंगे अपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स पे, अपने कंप्लीट मॉडल के ऊपर। वो जितनी भी चीज़ें होंगी, कितनी तरह के मटेरियल होते हैं, कैसा पीबीआर मटेरियल को जनरेट करते हैं, दैट मीन्स फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल्स। जैसे आपको यहाँ पे ये पिलो दिख रहा है, इस पर इसके ऊपर आपको एक टेक्सचर दिख रहा है, तो ये टेक्सचर अप्लाई करना, ठीक है। एक तो है सिर्फ टेक्सचर आपने डाल दिया, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने ग्रीन कलर डाल दिया, तो क्या जो इम्पैक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो क्लोथ वाली फील आ रही है, वो आपको आएगी सिर्फ टेक्सचर डालने से? डेफिनेटली नहीं आएगी। आपको यहाँ पे मार्बल के अंदर थोड़ी सी ग्लोसीनेस मिल रही है, रीज़न क्योंकि वो पीबीआर मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, आपको रफ मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसका टेक्सचर अलग है, क्लोथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो कितने तरह के मटेरियल होते हैं, कौन कौन से मैप हमें यूज़ करने होते हैं, कहाँ से आप डाउनलोड करते हो और कैसे क्रिएट करते हैं एक पीबीआर टेक्सचर को, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे फेज़ नंबर 3 में, ठीक है। तो जब हम फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 से बाहर आ जाएंगे, मतलब आपने मॉडलिंग कर लिया, आपने कैमरा और लाइटिंग को प्लेस कर लिया, एंड एट द एंड आपने यहाँ पे मटेरियल को प्लेस कर दिया, तो आपका मॉडल तैयार है। अभी अभी के लेवल पे आपका मॉडल कम्प्लीटली फिनिश्ड है। तो एट द एंड हमें क्या करना होता है, वहाँ पे हमें क्या करना होता है, रेंडर सेटिंग करनी होती है कि आपने बहुत अच्छी सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी है, लेकिन अगर आपने रेंडर सेटिंग को परफेक्टली यहाँ पे नहीं असाइन किया तो वो जो आपको परफेक्शन मिलती है ना किसी भी इमेज के अंदर या एनिमेशन के अंदर, वो आप नहीं अचीव कर सकते हो। तो वो चीज़ें कैसे करनी है वो हमारी बिल्कुल लास्ट फेज़ में होगी, इसे हम फेज़ 4 भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हम अपनी कंप्लीट 3ds मैक्स की ट्रेनिंग को कवर करेंगे, जिसमें हमने मेन कितनी चीज़ों के बारे में बात करी, 3 चीज़ों के बारे में, और फोर्थ हमारा एडिशनल है क्योंकि वो तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन हमारे यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। पहली कौन सी है हमारी मॉडलिंग, फेज़ 2 के अंदर हम क्या कवर करेंगे, लाइटिंग एंड कैमरा, एंड फेज़ 3 के अंदर हम क्या कवर करेंगे, हमारा मटेरियल। तो ऐसे हम अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग को कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी होगी ओनली 3ds मैक्स की। ये सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे वीरे पे मूव करेंगे, तो वीरे में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और एट द एंड, क्योंकि मैंने आपको 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, 3ds मैक्स विद वीरे, इसमें एक और चीज़ हमने यहाँ पर इंक्लूड करी है, वो होने वाला है आपका लूमियन, कि लूमियन में आप कैसे हाई डेफिनेशन एनिमेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लूमियन में सीखेंगे। तो ये हमारा कम्प्लीटली शेड्यूल रहने वाला है नेक्स्ट 1.5 से 2 मंथ के बीच का। इतने टाइम के अंदर हम इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर कर लेंगे, लेकिन आज शर्त ये है कि जो चीज़ मैं करा रही हूँ उन चीज़ों को आपको साथ साथ में परफॉर्म करना होगा, तभी आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली ओवरव्यू है आपका कोर्स का। तो यहाँ पर हम स्लाइड्स पे मूव करते हैं कि हम 3ds मैक्स के बारे में डिस्कस करें। तो एक्चुअली 3ds मैक्स है क्या, देखिए ओवरव्यू जैसे मैंने आपको अभी दिया कि 3ds मैक्स क्या होता है ना, कैसे वर्क करते हैं इस पे। तो आप में से कोई भी 3ds मैक्स के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं कि एक्चुअली 3ds मैक्स क्या है, किसने बनाया है, मतलब कुछ भी चीज़ जो आपको 3ds मैक्स के बारे में पता हो, एनीवन? मैम 3D मैक्स का बेसिक मॉडलिंग आती है थोड़ी बहुत नीचे लेवल पे। हम्म। इसका हाँ, लेकिन बेस जैसे वो भी राइम मीना सबके कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देखे थे मैंने, हम्म। तो उसके थ्रू सीखा हुआ था, लेकिन इसका हिस्ट्री और 3D मैक्स क्या है ऐसा तो कुछ नहीं पता बेसिकली। मतलब जैसे आपने बोला कि आपने कुछ वीडियोस वगैरह देखी है वहाँ पे। हाँ, उससे मैंने एक दो मॉडल बना के भी देखे थे, तो ओके। उनके जो स्टेप्स थे उसको फॉलो कर, मतलब उसमें एडिटेबल पॉली का भी यूज किया हुआ था, हम्म। और लाइन लाइन मटेरियल को अप्लाई करके उसको एक्सट्रूड करके सेल मॉडिफाई करके वो पूरा उसका ओके उन्होंने ओके एक्सट्री ओके। बनवाया था। जी जी उतना जी। तो वैसे उतना बहुत कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसे वो रिकॉर्डेड वीडियो थे, तो ओके। उतना जितना बहुत सारे कुछ डाउट रह गए थे जो उनसे मैं रिकॉर्डेड वीडियो में तो नहीं पूछ सकते हैं। जी जी जी। तो मतलब आता है लेकिन आधा अधूरा आता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 1.5 से 2 मंथ अटेंड करो, आपको बहुत डिटेल में आ जाएगा। ओके। हाँ जी। बट मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि आपको 3ds मैक्स को डिफाइन करना है कि 3ds मैक्स क्या है, तो आप 3ds मैक्स को कैसे डिफाइन करोगे? नो आइडिया।
नो आइडिया। इसके अलावा कोई? पुनित, जेनिश एंड और भी काफ़ी सारे लोग थे। कोई भी? राहुल आप बताइए 3D स्नैक्स के बारे में, 3D स्नैक्स क्या होता है? हेलो हाँ जी राहुल बताइए। मैम, मेरे को जो बेसिक पता है, ये 3ds मैक्स मीन्स थ्री डायमेंशनल स्टूडियो मैक्स होता है। तो इसे आर्किटेक्ट यूज करते हैं और इंटीरियर डिजाइन भी यूज करते हैं डिटेलिंग प्रोवाइड करने के लिए। अगर मेरे को कोई क्लाइंट मिलता है कि इंटीरियर डिजाइन करना है और डिटेलिंग में करना है, तो हम इसमें जा सकते हैं। क्योंकि स्केचअप में मतलब इतने सारा हम लोग डिटेलिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते जितना हम लोग 3ds मैक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। और इसका खुद बहुत सारे रेंडर इंजन इसका खुद का होता है, इसलिए और भी बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, जैसे स्केचअप का नहीं होता है। हम्म तो ये तो यस डिफरेंस मैम। हो गया, ठीक है, काफ़ी अच्छा है वैसे। ठीक है, पुनित आप बताइए। पुनित आप डिफाइन कर सकते हो 3D स्नैक्स के बारे में कुछ? नो मैम, उस 3ds मैक्स के बारे में नहीं पता प्रॉपर। अच्छा ओके। सुरेश आप? जैनिश, निखिल, इम्तियाज। इम्तियाज का तो आई थिंक माइक वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ 3D स्नैक्स के बारे में। देखिए, 3D स्नैक्स का ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि 3D स्नैक्स एक्चुअली बना क्या और किसने बनाया और कब बनाया, ठीक है, और किसके लिए बनाया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप 3D स्नैक्स के बारे में जानेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, 3D स्नैक्स को ना डिज़ाइन एक्चुअली ऐसे बहुत से लोग मानते हैं, मतलब अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो है ना, आपको कुछ स्लाइड्स के अलावा, मतलब मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि 80% के अंदर यही आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 3D स्नैक्स को डिज़ाइन ऑटोडेस्क ने किया था। ये आपको मिलता है, हमेशा मिलता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। 3D स्नैक्स को डिज़ाइन किया था योस्ट ग्रुप नाम की कंपनी ने, ठीक है, और DOS प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक्चुअली में जो 3D स्नैक्स का नेम है ना, वो 3D स्टूडियो मैक्स है, 3 डायमेंशनल स्टूडियो मैक्स। और पहले इसका जो यूसेज था वो एक्चुअली इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, आर्किटेक्ट के लिए नहीं था, इसका यूसेज बिल्कुल अलग था। लेकिन जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आते रहे, जिस तरह की फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए, उसके बिहाफ पे फिर आर्किटेक्ट ने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, जो लोग सिविल से रिलेटेड थे उन्होंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया, जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते थे, जो लोग एनिमेशन करते, क्योंकि 3ds मैक्स को ना मेनली दो, अगर हम इसको डिवाइड करें ना, जो यूज़र्स होते हैं, तो दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो होते हैं जो विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं, जो कि हम करने वाले हैं, कि एक्सटीरियर का विजुअलाइजेशन करना है, इंटीरियर का करना है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक इसकी जो कंप्लीट जो पॉपुलेशन है वो यूज़ करती है इसको एनिमेशन के पर्पज़ से, कि आप कैसे एनिमेशन कर सकते हो इसमें, क्योंकि 3D स्नैक्स के अंदर एनिमेशन करना भी बहुत ईजी है। और जो आपको क्या बोलते हैं, मतलब जो एक्सपोजर आपको 3D तक देता है ना एनिमेशन के टर्म में, वो बहुत हाई डिटेल मिलने वाला है। मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि इससे अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है एनिमेशन के लिए, है, माया है। माया के अंदर कैरेक्टर मॉडलिंग, मॉडलिंग में भी कैरेक्टर मॉडलिंग, ठीक है, कैरेक्टर मॉडलिंग आप कर सकते हो, और हाई डिटेल एनिमेशन वो आप इजीली माया में कर सकते हो। लेकिन बहुत पहले का सॉफ्टवेयर है 3D स्नैक्स, तो आई थिंक माया से भी पहले का है, तो काफ़ी सारे लोग अभी भी इसमें कंफर्टेबल हैं 3D स्नैक्स को यूज़ करने के लिए। तो जो मेन कंपनी है इसकी वो कौन है? DOS प्लेटफॉर्म, ठीक है, नहीं, हाँ जी, योस्ट ग्रुप है इसकी मेन कंपनी, DOS प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन किया गया था। लेकिन बाद में इसको क्या किया था, ऑटोडेस्क ने परचेज कर लिया, जब इसका सेकंड रिलीज हुआ था ना, जब ऑटोडेस्क ने इसे परचेज कर लिया था। जैसे आपने इस चीज़ के बारे में सुना होगा ना, एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें क्या होता है कि कोर्स किसी और का होता है बट प्लेटफॉर्म किसी और का है। मान लीजिए कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक लैपटॉप परचेज करना है, तो डेल का कोई लैपटॉप है, आप डेल का लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप डेल की मेन वेबसाइट से खरीदें, या फिर आप अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, या किसी जो रिटेल शॉप्स होती हैं आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि मेन प्रोडक्ट किसका है? डेल का है, जो कि हमारा, जैसे उसको हम कंपेयर करते हैं 3D स्नैक्स, मेन प्रोडक्ट किसका है आपका यहाँ पे?
योस्ट ग्रुप का है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट हो सकता है, अमेजोन हो सकता है, या फिर बाकी कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, ऐसे ही इसका मेन प्लेटफॉर्म जिसने इसे लॉन्च किया था वो कौन था? ऑटोडेस्क था। तो 3ds मैक्स को डिज़ाइन तो किया था किसने? योस्ट ग्रुप ने, डीओएस प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन एक्चुअली में सॉफ्टवेयर को कहाँ पे लॉन्च किया गया था? ऑटोडेस्क कंपनी ने किया था। हाँ, बाद में उसको ऑटोडेस्क ने खरीद लिया, वो बात की चीज़ है, लेकिन मेन ये उसका है। और किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? फर्स्टली किसके लिए डिज़ाइन किया गया था? बाकी से भी मतलब जो अदर यूसेज के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसको यूज़ कर किया गया रेंडरिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, गेमिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए, ठीक है, फिल्म मेकिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। आपने अवतार मूवी सुनी है? अवतार मूवी जो 3ds मैक्स में डिज़ाइन की गई है, ठीक है। इसके अलावा भी आई थिंक 2012 करके भी एक मूवी है, वो भी इसी के अंदर डिज़ाइन किया गया है 3ds मैक्स के अंदर। तो एनिमेशन के अंदर भी ना बहुत ब्रॉडर इसका यूसेज है, काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं। तो एक तो चीज़ है ये कि कहाँ इसे यूज़ करते हैं, कौन लोग यूज़ करते हैं। अभी देखो यहाँ पे भी बहुत छोटा सा एक टर्म लिखा हुआ है, इट इज़ डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोडेस्क मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। एक्चुअली में किसका है ये? योस्ट ग्रुप का है, ठीक है। लेकिन 3ds मैक्स राइट नाउ किसका है? राइट नाउ ये है ऑटोडेस्क कंपनी का। मोर देन 30 वर्जन रिलीज हो चुके हैं 3ds मैक्स के, ठीक है, जिसमें 3D स्टूडियो मैक्स है, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आ गए, 2014 आया, फिर 13 है, इससे भी पहले के हैं, काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। राइट नाउ जो अपडेटेड वर्जन है वो कौन सा है? ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2023, ये इसका अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। तो 3ds मैक्स मेनली क्या है? एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। अगर मैं सारी बातों को कंक्लूजन निकालूं कि आज के टर्म में आप इसकी डेफिनेशन को क्या बता सकते हो, तो आप इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके ये कह सकते हो कि 3ds मैक्स इज़ अ प्रोफेशनल 3D कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम फॉर मेकिंग मॉडलिंग, रेंडरिंग, एनिमेशन, मॉडल्स, गेम्स, एंड आप इसमें कुछ टर्म्स को और इंक्लूड कर सकते हो, जैसे फिल्म मेकिंग हो गया, ठीक है, हाई क्वालिटी इमेजेस एंड पार्टिकल सिस्टम, काफ़ी सारी चीज़ें, वो मैं आपको डिटेल में बताती रहूँगी जैसे हम ट्रेनिंग के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। It has modeling capabilities and a flexible plugin architecture and must be used on Microsoft Windows platform। अभी अगर आप Mac यूज़र हैं तो राइट नाउ आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है 3ds Mac, बट हाँ अगर आप विंडो यूज़र तो डेफिनेटली 3ds Mac एक बेस्ट प्रोग्राम हो सकता है अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड से रिलेट करते हैं तो, ठीक है। तो ये कंप्लीट है 3ds Max के लिए। अभी 3ds Max के साथ हम किस प्लगइन को इंक्लूड करने वाले हैं? वीरे प्लगइन को। तो जैसे 3ds Max किस लिए यूज़ किया जाता है? आपको एक चीज़ पता है कि अगर आप स्केचअप यूज़ करते हो ना, तो स्केचअप का कोई डिफ़ॉल्ट रेंडर इंजन नहीं है, आपको कोई अदर रेंडर इंजन यूज़ करना होता है। आप एनस्केप कर सकते हो, लूमियन कर सकते हो, वीरे कर सकते हो, D5 कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा थिया करके है, यूनिकॉर्न करके काफ़ी सारे प्लगइन है, वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका कोई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। अगर आपको रेंडरिंग का रिक्वायरमेंट है तो आपको किसी अदर प्लगइन को यूज़ करना ही करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग नहीं कर सकते। वहीं पे 3ds मैक्स के पास 4 से 5 डिफरेंट रेंडर इंजन होते हैं, जैसे स्कैनलाइन, आईरे, ठीक है, आर्नोल्ड, ऐसे करके काफ़ी सारे 4 से 5 हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बट वही है ना कि जो अगर आपको क्वालिटी नहीं मिलती है तो काफ़ी अच्छा उसका इम्पैक्ट नहीं आता, कितनी भी अच्छी मॉडलिंग कर लो, जैसे आपको नीचे 3 डिफरेंट तरीके की इमेजेस मिल रही हैं, इसकी मॉडलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वहीं पे अगर आपके पास एक ऐसा सोर्स नहीं है जिससे आप रेंडरिंग क्रिएट कर सकते हो, तो वो मॉडलिंग एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वेस्ट है। जितनी मेहनत आपने करी, अगर उसका रिजल्ट ही नहीं मिला, लाइट्स आपने ऐड करी बट लाइट का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जैसा आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, अपने डिफरेंट तरीके के यहाँ पे मटेरियल्स को असाइन कर दिया लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो उसी के लिए हम 3ds मैक्स के रेंडर इंजन्स को ना पढ़ के हम यहाँ पे किसको पढ़ने वाले हैं? वीरे प्लगइन को पढ़ने वाले हैं। अभी वीरे 1997 में डिज़ाइन किया था और इसको डिज़ाइन किसने किया था? चाओस ग्रुप ने, ठीक है। और इसे किस लिए यूज़ किया जाता है? इसे यूज़ किया जाता है विजुअलाइजेशंस के लिए। अभी बहुत से लोगों को ये लगता है कि वीरे के अंदर ना आप सिर्फ इमेजेस को रेंडर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। वीरे में आप इमेजेस एज वेल एज एनिमेशन दोनों चीज़ों को रेंडर कर सकते हो, ठीक है। अभी किस किस तरह की इंडस्ट्रीज इसे यूज़ करते हैं वीरे को? वो बहुत सारी तरह की है, वीडियो गेम है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, विजुअलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग्स हैं,
ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग, मतलब जितनी भी तरह की मॉडलिंग होती है ना, उन सभी के लिए वीरे एक बेस्ट सोर्स है। मोस्ट ऑफ आर्किटेक्ट, जो मैं ये नहीं कह रही कि जो अभी तो रिसेंटली वर्क करने लगे, नहीं, अगर आप जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर आप देखोगे ना, एक जॉर्ज करके है वहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आप चेक करना उनके बारे में, तो उनके अगर आप रेंडरिंग देखोगे ना, तो आप ये कहोगे कि रियल है या फिर इमेज क्लिक की गई है या फिर सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया गया, आप डिफरेंस नहीं बता सकते। मतलब इतना रियलिस्टिक कि डिफरेंस निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, और वो सारी चीज़ें बहुत ईजिली सीख सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार चेक कीजिएगा उनके बारे में, काफ़ी वेल नोन आर्किटेक्ट हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं वो, बट हाँ, काफ़ी काफ़ी उनका ब्रॉडर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते हैं, और वीरे प्लगइन का यूज़ करते हैं 3ds मैक्स प्लस वीरे का, तो एक बार सर्च कीजिएगा उनके बारे में। ठीक है, तो वीरे प्लगइन के बारे में हम पढ़ेंगे भी, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे वीरे प्लगइन के अंदर। वीरे प्लगइन में हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप के वीरे ऑब्जेक्ट्स, जैसे वीरे फर हो गया, वीरे प्रॉक्सी हो गई, वीरे मेटल बोल्ट हो गई, ठीक है, वीरे सीन हो गया आपका, वीरे हेयर एंड फर हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे होते हैं, वीरे प्लेन हैं, वीरे सेक्शन करके हैं, इस तरह के काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा वीरे लाइट्स हैं, वीरे वीरे लाइट में भी काफ़ी सारी तरह की लाइट्स होती हैं, जैसे आपने सुना होगा IES लाइट, यहाँ पे मैं आपको दिखाती भी रहूँगी ताकि आपको क्लियर होती रहे। ये आपको एक इम्पैक्ट दिख रहा है, ये जो इम्पैक्ट है ये वीरे IES लाइट का इम्पैक्ट है, दिस वन। इस तरीके की जो लाइटिंग होती है, इस लाइटिंग को आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वीरे IES लाइट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट मिलता है, यहाँ पे आपको जो इम्पैक्ट मिल रहा है बाहर से, आउटडोर से, ये इम्पैक्ट किसकी वजह से है, आपका आउटडोर की वजह से, वीरे एनवायरनमेंट की वजह से, तो वीरे एनवायरनमेंट लाइट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको इस टाइप की जो लाइटिंग मिल रही है, ये क्रिएट होगी वीरे रेक्टेंगल लाइट के थ्रू या वीरे लाइन लाइट के थ्रू, तो इसके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पर आपको एक सर्कुलर लाइट दिख रही है, स्फेरिकल लाइट दिख रही है, तो इसे वीरे स्फीयर लाइट बोलते हैं, तो इसका कैसे यूज़ करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा वीरे डोम लाइट होते हैं, जहाँ पर आप HDRI को यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको 360 इमेज को यूज़ करना है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सर्कुलर लाइटिंग शो करनी, यहाँ पे कहीं पे नहीं है राइट नाउ, बट अगर आपको कहीं पे सर्कुलर लाइटिंग, जैसे यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म दिख रहा है, अगर कहीं पे आपको सर्कुलर फॉर्म दिख रहा है, तो उसके लिए आप वीरे डिस्क लाइट का यूज़ कर सकते हो। वीरे एम्बियंट लाइट है, मतलब काफ़ी सारी तरह की लाइट्स हैं, तो वो लाइट कैसे जनरेट करनी है, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ पे ऊपर वर्क करना है, कैसे इंटेंसिटी कंट्रोल करनी है, और जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम किस में कवर करेंगे, वीरे लाइटिंग में। तो वीरे के अंदर में दो चीज़ें देखी, पहला हमारा क्या था, वीरे ऑब्जेक्ट, वीरे लाइटिंग, एंड थर्ड हमारा यहाँ पर होगा मटेरियल। जितनी भी मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना अभी पहले, वो सारे मटेरियल हैं। अभी थोड़े बहुत टाइप बताती हूँ, जैसे अगर आप यूज़ करके आए तो आपको पता होगा, टू साइडेड मटेरियल, ओवरराइड, बम्प, ब्लेंड, कार पेंट, वीरे मटेरियल, वीरे ब्लेंड मटेरियल। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे तरह के मटेरियल्स हैं, तो इन मटेरियल्स पे कैसे वर्क करना है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और इंक्लूड रहेगा आपकी वीरे के अंदर ही, और वो होगा वीरे कैमरा सेटिंग। तो ये जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं, ये सभी चीज़ें यूज़ होती हैं एक परफेक्ट विजुअलाइजेशन को कैप्चर करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों पे कैसे वर्क करना है, वो सारी चीज़ें हम किस में कवर करेंगे, वीरे प्लगइन के अंदर। ठीक है, तो ये जो जितनी भी चीज़ें होंगी ये हम लोग कवर करेंगे वीरे में और 3ds मैक्स में। और हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि क्या था, किसने परचेज़ किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल गई हैं। तो अगर आप रीड करना चाहते हैं तो मैं 2 मिनट का आपको ब्रेक दे देती हूँ, आप एक बार इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं।
ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री कि कैसे क्रिएट हुआ था, किसने क्रिएट किया था, कब क्रिएट किया था, किसने परचेज़ किया, सारी चीज़ें इसके बारे में। तो जो हमने अभी डिस्कस करके आए हैं तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप इनके बारे में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, दैट इज़ फीचर ऑफ 3ds मैक्स कि 3ds मैक्स के फीचर्स क्या हैं, क्यों इसे यूज़ किया जाता है ना। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे किसके अंदर इंक्लूड होती है, फीचर्स के अंदर, कि 3ds मैक्स में आप कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग मीनिंग कि अगर आपको एक आर्म चेयर डिज़ाइन करनी तो आर्म चेयर की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, उसका सिटिंग एरिया कितना होगा, बैक पोर्शन कितना होने वाला है, हैंडरेस्ट कितने पे होने वाला है। अभी हैंडरेस्ट ये तो हो गया बेसिक चीज़ें, अभी हैंडरेस्ट के अंदर भी स्टिचिंग कैसी आ रही है, कि कितना चीज़ इसमें बाहर हो रहा है, कितना चीज़ अंदर हो रहा है, बूलियन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैश कितना क्रिएट हो रहा है, कितने नंबर ऑफ पॉलीगन्स हैं, कितने नंबर ऑफ फेसेस है, कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ईजिली आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि सब चीज़ आपकी कवर होगी कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग में। ठीक है, बेसिक मॉडलिंग सब सॉफ्टवेयर करके देते हैं, स्केचअप भी करके देता है, रेविट भी करके देता है, माया माया तो नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम है, माया को इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। मतलब जितने भी आपके जो रेंडरिंग नहीं, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको करके देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग की टर्म में 3ds मैक्स बेस्ट है। तो 3ds मैक्स के अंदर जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3ds मैक्स में प्लेन से एक प्लेन होता है हमारे पास, उससे आप बेडशीट बना सकते हो, एक आप बॉक्स से पिलो क्रिएट कर सकते हो, एक आप सिलेंडर से पूरा कंप्लीट टावर बना सकते हो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स से आप कंप्लीट बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सॉफ्ट सिलेक्शन की हेल्प से आप कंप्लीट लैंडस्केप को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, एडिटेबल पोरी में डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होती तो उनकी हेल्प से डिफरेंट तरह की जालियों को बनाना, ठीक है, आपको वहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना, वो सारी चीज़ें बहुत ईजी है। और जितनी डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो सभी डिटेल्स के फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग 3ds मैक्स में एक एफर्टलेस टास्क है, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है वो सभी चीज़ें आप इजीली 3ds मैक्स में कर सकते हैं। अगर सेम चीज़ को आप किसी अदर सॉफ्टवेयर में करते हैं ना तो वो आपके बहुत ज़्यादा टाइम को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको पिलो का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, या फिर आप किसी बॉटल को डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे हमने पिलो का एग्जाम्पल लिया कि आपने पिलो डिज़ाइन करना है तो पहले आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में पिलो बनाना होगा, मतलब एक शेप बनानी होगी पिलो तरह की। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट तरीके के प्रेशर्स को ऐड करना होगा, डायरेक्ट तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, उसमें आपको एक्सटेंशंस का ही यूज़ करना है, डायरेक्ट तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है। वहीं पे सेम चीज़ आप 3ds मैक्स में करो, बॉक्स बनाओ, क्लॉथ मॉडिफायर लगाओ, प्रेशर लगाओ, सिमुलेट करो एंड दैट्स इट। सब्सटेंस अगर सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसको मर्ज करते हो पर्टिकुलर कंपोनेंट को, तो उसमें आप उसके अंदर फिर डिफरेंट तरह के आप क्या कर सकते हो, रिंकल्स को क्रिएट कर सकते हो। तो जो हम पिलो देख कर आए थे ना बिल्कुल फर्स्ट इमेज में, वो इमेज को क्रिएट करने में, मतलब उस तरह की पिलो इमेज को क्रिएट करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगने वाले हैं। 10 मिनट में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने एक अमाउंट बता दिया टाइम का। अगर आप जानते हैं ना अच्छे से 3ds मैक्स को तो सेम चीज़ों को करना बहुत ईजी है। विद इन 5 to 6 मिनट सिमुलेशन एंड ड्रो करना, वर्टेक्स को कंट्रोल करना, रिंकल्स को क्रिएट करना, सभी चीज़ें ईजी हैं। वो चीज़ आप मैक्स में नहीं कर सकते, सॉरी वो चीज़ें आप अदर सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। वहीं पे लेट्स सपोज आपको एक बॉटल डिज़ाइन करनी है, तो बॉटल डिज़ाइन करने में कितना टाइम आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। वहीं पे 3ds मैक्स में एक ऑप्शन होता है लॉफ्ट। ठीक है, वहाँ पे क्या करना होता है, आपको डिफरेंट तरह के आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है, बस आपने एक पाथ डिफाइन किया और आपने ऑब्जेक्ट्स को या फिर हम बोल सकते हैं शेप्स को आपने पिक किया, वन बाय वन करके आप डिफरेंट शेप्स को पिक कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली आपकी विद इन 2 to 3 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, शेप्स को बनाने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए क्योंकि उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना, विड्थ को कैलकुलेट करना, कितना डिस्टेंस पे है, कितना हाइट पे है, वो चीज़ों को कैलकुलेट करने में हो सकता है आपको 10 से 15 मिनट लग जाए। लेकिन एक एक दफ़ा जब आपके सभी ऑब्जेक्ट्स आपके पास रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, उसके बाद मिनिमम टू मिनिमम आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट्स। इतने टाइम के अंदर आप इजीली किसी भी शेप को, कोई बॉटल हो सकता है, कोई जार हो सकता है, ठीक है, कोई आपका फाउंटेन का डिज़ाइन हो सकता है, वो सारी चीज़ें बनानी बहुत ईजी हैं। तो वो सभी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है, आपकी कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग में, जो कि बहुत ईजी है मैथ्स के अंदर।
क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉडिफायर मिल रहे हैं, FFD आपको मिल रहा है, दैट मीन्स फ्री फॉर्म डिफॉर्मर। ठीक है, आपको स्केल करना है बट एक साइड से, सभी साइड से नहीं करना। आप FFD का यूज़ करो। ठीक है, आपको एक शेप से, जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, उस बॉक्स से आपको एक केज को डिज़ाइन करना है, जिसमें हम लोग अपने पैरेट्स को या फिर डॉग्स वगैरह को रखते हैं ना, काफ़ी लोग रखते हैं। ठीक है, तो वो आपको बनाना है, तो आप लेटेस्ट मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलते हैं, आपको एक शेप है, लेट्स सपोज आपके पास एक सिलेंडर है। ठीक है, उसको आपको एक रॉप के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप उसमें सेगमेंट्स को ऐड करो। सेगमेंट्स को ऐड करने के बाद उसमें बेंड मॉडिफायर लगा दो, तो वो एक रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके के अनलिमिटेड नंबर ऑफ मॉडिफायर्स हैं। तो उन मॉडिफायर्स का कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम किस में कवर करेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं मॉडिफायर्स, जब हम पढ़ेंगे उस टाइम करेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये किसके अंदर इंक्लूड होंगी, आपकी मॉडलिंग में, मॉडिफायर्स में। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी ये बात थोड़ी देर पहले बताई कि 3ds मैक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 50 मॉडिफायर्स हैं, 30 है आई थिंक, 50 इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही है मैक्स स्क्रिप्ट करके। मैक्स स्क्रिप्ट आपको अलाउ करता है अनलिमिटेड नंबर ऑफ मॉडिफायर्स ऐड करने के लिए। ठीक है, आपको फॉरेस्ट पैक ऐड करना है, फॉरेस्ट पैक ऐड करो। आपको क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे I2 ऐड करना है, जिसमें आपको रेल क्लोन्स ऐड करना है। I2 किस लिए यूज़ किया जाता है, आपने देखा है एक्सटीरियर में डिफरेंट तरीके की बेल, जो प्लांट्स होते हैं, बेल बोला जाता है उनको। तो वो क्या होते हैं, मतलब एक इस तरीके का पौधा होता है, प्लांट होते हैं, जो कि आप एक्सटीरियर में प्लेस करते हो और वो थोड़ा सा आपको डाउनवर्ड्स की तरफ गिरता हुआ दिखता है। जैसे मनी प्लांट सुना होगा आपने, है ना, उस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को बनाना, वो सारी चीज़ें आप I2 के अंदर कर सकते हो। ठीक है, रेल क्लोन आपको प्रोवाइड करता है कि आप डिफरेंट तरीके की वहाँ पे जो रेलिंग्स होती है उन्हें आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जो एक्सटीरियर मॉडलिंग के अंदर, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं उससे, जस्ट अ सेकेंड, जो बाउंड्री वॉल्स होती है ना, बाउंड्री वॉल के अंदर हम डिफरेंट तरीके की यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह की बाउंड्री वॉल्स होती है, वहाँ पर आप वायर्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आप डिफरेंट तरीके की मॉडलिंग्स यूज़ कर सकते हो, मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप इजीली रेल क्लोन की हेल्प से कर सकते हो। और वो सभी चीज़ें कौन आपको ऐड करने दे रहा है, वो आपको ऐड करने दे रहा है मैक्स स्क्रिप्ट। तो उसमें भी काफ़ी सारी तरह की हैं। अभी कुछ जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आपको फ्री प्रोवाइडेड होती हैं, कुछ के लिए आपको पे करना होता है। ठीक है, फ्लोर जनरेटर का आप यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैक्स स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड होंगी। मल्टीपल रेंडर इंजन अभी हम डिस्कस करके आए, है ना, कि 3ds मैक्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारी तरह के मल्टीपल रेंडर इंजन प्रोवाइड करता है। मेंटल रे, आर्ट, आर्नोल्ड, आई रे की सारी चीज़ें आप किस में कर सकते हो, मतलब आप इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, इन सभी रेंडर इंजन पे वर्क कर सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम किस पे वर्क करने वाले हैं, जो इस ट्रेनिंग में हम कवर करेंगे वो रहेगा आपका वी-रे, या फिर हम वर्क करेंगे लूमियन के ऊपर। हम 3ds मैक्स रेंडर इंजन नहीं यूज़ करेंगे। बट हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है सीन एक्सप्लोरर। सीन एक्सप्लोरर आपके वर्क फ्लो को कई गुना इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर लिया, बहुत सारे तरह के आपने ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लिए, लेकिन अभी आपको उनको सर्च करना है कि भाई कहाँ पर प्लेस्ड है। तो एक, अगर आपने बहुत बड़ी सिटी डिज़ाइन करी, आपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ किया है, आपने देखिए बहुत सारे तरह के ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे बना दिया, प्लेस कर दिया, साइट से ले लिया या फिर आपने बना दिया वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ों को आप वन बाय वन करके तो नहीं सर्च कर सकते हो। आपको नेम पता है, आपको ऑब्जेक्ट का टाइप पता है, आप सीन एक्सप्लोरर को ओपन करो, ऑब्जेक्ट को सर्च करो और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। तो सीन एक्सप्लोरर आपके कंप्लीट सीन में जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस हैं, जितने नंबर ऑफ लाइटिंग प्लेस हैं, जितने नंबर ऑफ कैमरा है, डिफरेंट तरीके के हेल्पर्स हैं, ठीक है, आपके वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डमी ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको सीन एक्सप्लोरर के अंदर दिख जाएंगी। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, कैसे, वहीं से सीन एक्सप्लोरर की हेल्प से आप उन ऑब्जेक्ट को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप वहाँ पे उन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको सीन एक्सप्लोरर प्रोवाइड करता है। तो आप सीन एक्सप्लोरर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सीन एक्सप्लोरर आपको कर क्या रहा है, आपके वर्क फ्लो को इंक्रीज कर रहा है। और उसी से रिलेटेड एक और टर्म है हमारे पास, कस्टमाइजेबल वर्क स्पेस। अच्छा, पता है आपको, अगर आप क्या बोलते हैं, डेबिट पे वर्क करते हो ना, तो आप सिंगल टाइम में एक ही स्क्रीन को देख सकते हो, टॉप को,
बॉटम को, लेफ्ट को, राइट को, ठीक है। आप स्केचअप यूज़ करते हो तो वहाँ पे तो ऑप्शन ही एक है कि आपको 3D में ही वर्क करना है। आप व्यूज़ को चेंज कर सकते हो बट वर्किंग स्पेस एक ही होते हैं। 3ds मैक्स के अंदर आप बाय डिफ़ॉल्ट 4, ठीक है, 4 भी आप रख सकते हो और 5 का भी ऑप्शंस होता है। मतलब आप 5 तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को सिंगल स्क्रीन में देख सकते हो। आपको टॉप से देखना है, साइड से देखना है, ठीक है, आप लेफ्ट से देखना चाह रहे हो, आप फ्रंट से देखना चाह रहे हो, कस्टमाइजेबल वर्क स्पेस होता है, पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर देखना है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्थोग्राफिक व्यू में देखना चाहते हो, सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल है। तो वर्क स्पेस जो बहुत ज़्यादा ईजी है, कस्टमाइजेबल है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा डिफरेंट तरह के मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे फोग है, फायर है, रेन है, स्नो है, और इसी तरह की काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, इन इफ़ेक्ट्स को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि फोग, फायर, रेन, स्नो, ये सारी चीज़ें ना आप मैक्स उसमें लुमिन में भी कर सकते हैं। तो इन सभी इफ़ेक्ट्स का यूज़ हम किसके अंदर करने वाले हैं, हम लोग इन सभी चीज़ों को सीखेंगे लुमियन के अंदर। बट इसके कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से भी इसे यूज़ किया जाता है। मैंने आपको एक टर्म बताई थी एनिमेशन, विजुअलाइजेशन के साथ मैंने एनिमेशन टर्म को भी इंक्लूड किया था। तो जो लोग मैक्स के अंदर वर्क करते हैं ना, जिनको मैक्स के अंदर ही डिफरेंट इफेक्ट्स को क्रिएट करना होता है, तो वो चीज़ पॉसिबल होती है मैक्स में। कोई चीज़ बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर पॉसिबल नहीं है। आप रेविट में फोग ऐड नहीं कर सकते, फायर ऐड नहीं कर सकते, स्नो, रेनी कोई भी ऑप्शन नहीं है। स्केचअप के अंदर फोग ऐड करने का ऑप्शन है बट उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि स्केचअप कोई रेंडर इंजन ही नहीं है। अगर रेंडर इंजन ही है तो इफेक्ट का क्या वर्क है? वहाँ पे कोई भी वर्क नहीं है। 3ds मैक्स का बाय डिफ़ॉल्ट भी है, वही सारे ऑप्शन जितने भी इफेक्ट हैं वो सभी के अंदर वर्क करेंगे। अगर आपने 3ds मैक्स के अंदर रेन को ऐड किया है ना, तो वो वीरे में भी दिखेगी, करोना में भी दिखेगी, लूमियन के अंदर आप इम्पोर्ट करें तो इम्पोर्टेशन के टाइम पे भी दिखेगी, आप फायर इफेक्ट ऐड करो तो वो भी वहाँ पे विजिबल होगा। तो वो सारी चीज़ें, सारे इफेक्ट सभी रेंडर इंजन में वर्क करते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और एक और मेन टर्म है A360 रेंडरिंग, दैट मीन्स क्लाउड रेंडरिंग। A360 बेसिकली एक एप्लीकेशन है ऑटोडेस्क की, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आप को कनेक्ट करा सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर को आप कनेक्ट करा सकते हो, किसके साथ? मेन ऑटोडेस्क की वेबसाइट के साथ, जिसमें आप 360 रेंडर्स को क्रिएट कर सकते हैं अभी। बट वो पेड होता है। जो A360 आपका फीचर है ये पेड है, मतलब वहाँ पे आपको पर रेंडरिंग के ना कुछ गिग्स पे करने होते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन का हम यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और विजुअलाइजेशन को क्रिएट करना डेफिनेटली हमारा तो मेन एजेंडा ही यही है, इसको यूज़ करना। तो हमारा जो मेन फीचर होगा 3ds मैक्स का, वो क्या होगा? आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टर्म बताई थी क्लॉथ मॉडिफायर की, कि हमें क्या करना है, एक बॉक्स लेना है और बॉक्स में क्लॉथ मॉडिफायर ऐड करना है, और क्लॉथ मॉडिफायर ऐड करके हमें क्या कर देना है वहाँ पे, उसको मतलब उसको एक पिलो के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो एक बॉक्स से पिलो तक का जो आपका क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? सिमुलेशन कहते हैं। कि आप एक बॉक्स से क्या कर रहे हो, पिलो क्रिएट कर रहे हो, प्लेन से आप एक बेडशीट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप एक प्लेन से फ्लैग जो होते हैं हमारे, फ्लैग्स को क्रिएट कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आपकी सिमुलेशन के अंदर आती हैं। तो सिमुलेशन बेसिकली क्या है? फैब्रिक मटेरियल को क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें की सिमुलेशन में। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो 3ds मैक्स को अदर सॉफ्टवेयर से यूनिक बनाते हैं और जिसकी वजह से 3ds मैक्स वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वर्क फेसेस क्या होते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉडलिंग है, लाइटिंग है, मटेरियल है, रेंडरिंग है। तो मॉडलिंग कैसे करना है, लाइटिंग कैसे करना है, मटेरियल कैसे अप्लाई करना है, एट द एंड रेंडरिंग कैसे करनी है। तो ये 4 आपके वर्क फेसेस होंगी अगर आप एक आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो और आपका मेन एजेंडा क्या है, वहाँ पे रेंडरिंग्स को कैप्चर करना। तो वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर कवर होगी। तो सबसे फर्स्ट जो है ना, वो आपकी मॉडलिंग होती है, ठीक है। मॉडलिंग में क्या होगा, आपको एक एक्सटीरियर में कंप्लीट व्यू दिख रहा है, तो इस व्यू में किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, मेन गेट कैसे बनाया गया है, ठीक है, आपका रोड कैसे डिज़ाइन किया गया है, पाथ वे क्या है, ठीक है, किस तरीके की आपकी रेलिंग प्लेस की गई है, किस तरह से आपका जो क्या बोलते हैं बाउंड्री वॉल्स है उन्हें बनाया गया है, कैसे सीलिंग को डिज़ाइन किया गया, कैसे फ्लोर को बनाया गया है, कैसे पार्किंग एरिया को डिज़ाइन किया गया। तो ये जितनी भी चीज़ें ये मॉडलिंग के अंदर है। इंटीरियर के अंदर मॉडलिंग क्या होगी?
सेम जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया, डिफरेंट कंपोनेंट्स को पिक करना, अपने स्पेस को यूटिलाइज करना कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स उनको रिक्वायरमेंट है, किस तरह के आर्म चेयर वो यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह के वो क्या बोलते हैं, किस तरह के वो फर्नीचर यहाँ पर रखना चाहते हैं, किस तरह की सीलिंग होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें किस में इंक्लूड हो रही है आपकी इंटीरियर मॉडलिंग के अंदर। और फर्नीचर मॉडलिंग वही सभी चीज़ें। तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये इसमें हम सीखेंगे मॉडलिंग के अंदर। अभी मॉडलिंग के अंदर भी क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, उसमें हम 2D मॉडलिंग सीखेंगे कि लाइन की हेल्प से, रेक्टेंगल की हेल्प से, सर्कल, आर्क, स्प्लाइन और डिफरेंट तरह के एनगोन्स होते हैं, स्टार ऑब्जेक्ट्स होता है और इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो इन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कैसे आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम 2D मॉडलिंग में सीखेंगे। इसके अलावा हम 3D मॉडलिंग सीखेंगे जिसमें डिफरेंट तरीके के प्रिमिटिव्स हम इंक्लूड करेंगे, बॉक्स, कॉन, स्पीयर, जियोस्फीयर, सिलेंडर, टोरस, टी पोट, पिरामिड और इस तरीके से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं। अभी ये है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स, क्योंकि प्रिमिटिव्स के भी 2 तरह के टाइप होते हैं। अच्छा, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्री डिफाइंड शेप, जो शेप आपको 3ds मैक्स डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये जितने भी मैंने आपको टर्म बताई ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं। और ऐसे ही एक और टर्म होती है एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है स्टैंडर्ड के अंदर और एक्सटेंडेड के अंदर। तो एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स कैसे वर्क करते हैं, चैम्फर बॉक्स क्या होता है, बॉक्स और चैम्फर बॉक्स में क्या डिफरेंस है, तो वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा डोर्स को क्रिएट करना, विंडो को क्रिएट करना, फोलिएज को ड्रॉ करना, रेलिंग बनाना, वॉल बनाना, स्टेयर बनाना, ये सारी चीज़ें भी आपकी मॉडलिंग में आती हैं। और इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो जाते हैं कि डोर आप बना रहे हो तो डोर कैसा बना रहे हो, पीवट बना रहे हो, स्लाइडिंग बना रहे हो, बाईफोल्ड आप डोर यूज़ कर रहे हो, विंडो अगर आप बना रहे हो तो ऑइन केसमेंट विंडो है, फिक्स्ड विंडो है, पीवट विंडो है, प्रोजेक्टेड है, स्लाइडिंग है। ठीक है, स्टेयर आप डिज़ाइन करो तो एल टाइप स्टेयर है क्या, ठीक है, आपकी स्टील स्टेयर है क्या, यू टाइप है, ठीक है, आपकी स्ट्रेट स्टेयर है, स्पाइरल है, तो कैसा शेप है। फिर शेप हो गया, फिर मटेरियल कैसा रख रहे हो, समझ रहे हो ना कि आप एक्सेलेटर यूज़ करो, स्ट्रेट स्टेयर में आप कैसा यूज़ करो, वुडन स्टेयर है या फिर ब्रिक्ड है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। अभी ये तो वो चीज़ें हैं जितना भी टर्म मैंने अभी आपको मॉडलिंग के अंदर फीचर्स बताए हैं ना कि कौन कौन से टर्म है कि इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये तो वो है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3ds मैक्स दे रहा है इतने फीचर्स। इसके अलावा कुछ 2-3 चीज़ें और होती है, एडिटेबल पॉली जो कि 3D ऑब्जेक्ट्स को, जैसे अभी मैंने जिसके बारे में बात की प्रिमिटिव्स के बारे में, ठीक है, डिफरेंट तरीके के आपके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के बारे में, उनको एडिट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एडिटेबल पॉली का। और जहाँ पे हमने 2D ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी, लाइन, रेक्टेंगल, एनगोन, स्प्लाइन और स्टार है और एन क्या बोलते हैं आर्क है, और इसी तरीके के टेक्स्ट हैं, 2D टेक्स्ट हैं, इसमें आपको चेंजमेंट करना है तो आप एडिटेबल स्प्लाइन का यूज़ करते हो। और इसी तरह से इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये तो वो है जहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिली हुई हैं, एडिटेबल पॉली है, एडिटेबल स्प्लाइन है, 2D के लिए एडिटेबल स्प्लाइन है, 3D के लिए एडिटेबल पॉली है। और इसी के लिए दोनों के लिए कॉम्बिनेशन है मॉडिफायर, इसमें बेंड मॉडिफायर, लेटस मॉडिफायर, पुश मॉडिफायर, शेल मॉडिफायर, ट्विस्ट है, लैथ है, वेव है, स्मूथ है, टर्बो स्मूदर, बहुत सारे हैं। मैं वन बाय वन करके सभी का नाम नहीं ले सकती हूँ, बट हाँ जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस के अंदर है और जो हमें डेफिनेटली करने हैं, स्वीप मॉडिफायर है, ठीक है, एफएफडी है, क्लोथ है, सिमेट्री और बहुत सारे हैं। तो उन सभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी, जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए, ये ओनली मॉडलिंग के हैं। ठीक है, जब आप कंप्लीट मॉडलिंग को सीख लेंगे, जब आप सभी फीचर्स को सीख लेंगे कि कैसे इस पे वर्क करना है, फिर हम कुछ ट्यूटोरियल्स लेंगे कि अगर आपको कमांड्स क्लियर हो गई हैं कि डोर बनाना है तो कैसा बनाना है, पीवट बनाना है क्या, बाइफोल्ड बनाना है क्या, स्लाइडिंग बनाना है, ठीक है। आप विंडो बना रहे हो तो विंडो में आप कैसा विंडो बना रहे हो, आप यहाँ पे फिक्स विंडो चूज़ करो, आप स्लाइडिंग विंडो चूज़ करो, तो ये सारे टर्म आपको क्लियर है, सारे फैक्टर्स आपको पता है, सभी तरह की मॉडलिंग आती है। लेकिन एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसको, वो भी तो सीखना ज़रूरी है ना, क्योंकि ओनली कमांड पे तो नहीं रहना है हमें, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें हम ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक इंटीरियर का ट्यूटोरियल और एक एक्सटीरियर का ट्यूटोरियल लेंगे कि फ्रॉम स्क्रैच आप कैसे कंप्लीट इंटीरियर को डिज़ाइन करेंगे एंड एज वेल एज फ्रॉम स्क्रैच आप कैसे एक्सटीरियर को डिज़ाइन करेंगे। एक्सटीरियर में ना सिर्फ आपका ओनली मेन ऑब्जेक्ट जो आपका मेन मॉडल ना सिर्फ हो, इसके अलावा
आपकी साइट डेकोरेशन करना, वो सारी चीज़ें भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये हमारी होगी मॉडलिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ेंगे जो कि होगा मटेरियल। एंड इससे भी पहले एक छोटा सा टर्म होगा कैमरा सेटिंग। तो कैमरा सेटिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें फोकस डिस्टेंस क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, क्लिपिंग क्या होती है, ठीक है, विंड इफेक्ट क्या होता है, मोशन ब्लर क्या है, डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे यूज़ करना है, और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो उन ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें हम किस में वर्क करेंगे, वो हम वर्क करने वाले हैं वीरे कैमरा के अंदर। फिर हम यहाँ पे वर्क करेंगे मटेरियल्स पे, कि कैसे आप डिफरेंट तरह की मटेरियल्स असाइन कर सकते हो। आपको फैब्रिक बनाना है, आप फैब्रिक बना सकते हो, लेकिन क्या क्या टर्म इंक्लूड होगी, कितना ग्लोसीनेस होगा, कितना रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, कितना आपका वहाँ पे मेटलनेस रहने वाली है। अभी ये सिर्फ फैब्रिक के लिए नहीं, सभी चीज़ों के लिए है, ठीक है। मान लो आप एक प्लास्टिक मटेरियल डिज़ाइन करो, तो प्लास्टिक के अंदर क्या मेटलनेस होगी, क्या प्लास्टिक ग्लोसीनेस होगा, ग्लोसीनेस हो सकती है, मेटलनेस नहीं हो सकती। क्या प्लास्टिक रिफ्लेक्टिव हो सकता है, क्या प्लास्टिक के आर पर आप देख सकते हो, बिल्कुल नहीं देख सकते। कुछ प्लास्टिक हैं, अगर जो प्लास्टिक के आर पर आप देख पाओ जो ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी को कैसे ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई प्लास्टिक आपका कंप्लीटली मतलब ओपेसिटी उसकी 100% है, तो उसकी ओपेसिटी को 100% कितना रख मतलब 100% कैसे रखना है, कितना रिफ्लेक्शन उसका होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक दोनों ही प्लास्टिक है, बट एक प्लास्टिक आपका वहाँ पे ना आपकी शाइन प्रोवाइड कर रहा है, तो शाइन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, अभी ग्लोसी शाइन है या मैट शाइन है, ठीक है। लाइटिंग आप दे रहे हो तो लाइटिंग भी कैसे यहाँ पे बिहेव करे, बहुत ज़्यादा लाइट तो नहीं है, या बहुत एक मिनिमल सा इल्यूजन है वहाँ पे, ठीक है। जो एमिसिवनेस है बहुत माइनर अमाउंट के अंदर है। तो वो सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करेंगे, मटेरियल में। अभी वीरे है ना आपको बहुत सारे तरह के मटेरियल देता है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब वीरे 5.0, 5.1, 5.2, ये जितने भी आपके अपडेटेड वर्जन आए हैं वीरे 5 के लेटर वाले, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइब्रेरी है, कंप्लीट लाइब्रेरी मटेरियल की, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली मटेरियल को पिक करो, अप्लाई करो, और आप रेंडर रेडी मटेरियल वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। फिर कॉपर मटेरियल क्रिएट करना है, ग्लास बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से आप वहाँ पे स्टील बनाना चाहते हो, आप फैब्रिक बनाना चाहते हो, वुडन मटेरियल क्रिएट करना है, तो वो सारी चीज़ें कैसे कंप्लीट करनी है। अभी लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको वुडन मटेरियल बनाना है, तो वुडन मटेरियल के अंदर क्या क्या हो सकता है, वुडन मटेरियल एक फ्लोर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वुडन मटेरियल आपका किसके लिए भी हो सकता है, किसी सीलिंग के लिए भी हो सकता है, HPL शीट पे तो यूज़ करते हैं, वुडन मटेरियल का ही तो होता है वो भी, ठीक है। एक वुडन मटेरियल आपका ट्री का हो सकता है। तो हम कोई भी दो ले लेते हैं, लेट्स कि एक आपका वुडन मटेरियल ट्री का है, जो ट्री के अंदर वुडन होता है, और एक आपका यहाँ पे फ्लोर का है। तो फ्लोर अब आप इमेजिन कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। तो आपकी फ्लोर फ्लोर सोचते आपके माइंड में क्या आया कि हल्का सा ग्लोसी होगा, बहुत माइनर सा बम्प होगा। तो वो कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि हम वहाँ पर उसमें लेवल्स तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम मैप्स ज़रूर ऐड कर सकते हैं। तो वीरे बम्प मैप के थ्रू हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसमें लेवल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। ग्लोसीनेस आपको ऐड करनी है, तो आपको रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस का पैरामीटर यूज़ करना होगा, या आपको ग्लोसीनेस का पैरामीटर यूज़ करना होगा। ये कब है, जब आप फ्लोर मटेरियल क्रिएट कर रहे हो। मान लो वहीं पे आप एक ट्री का वुड मटेरियल बना रहे हो, तो वहाँ पे ग्लोसीनेस तो नहीं होगी। तो ग्लोसीनेस नहीं होगी तो कौन से फैक्टर पे वर्क नहीं करना है, टेक्सचर्स कैसे ऐड करने हैं, कॉम्पैक्ट टेक्स्ट क्या होता है, डर्ट क्या होता है, बम्प और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्काई मैप क्या होता है, मल्टी सब क्या होता है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें 5 से 6, मान लीजिए कि एक साइकिल है, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक साइकिल है, ठीक है। तो उसमें क्या किया हुआ है, आपने पहले कोई टेक्सचर लगाया, आपको पसंद नहीं आया, तो आपने उसके ऊपर एक और टेक्सचर लगा दिया, फिर उसके ऊपर एक और टेक्सचर लगा, तो बहुत सारे टेक्सचर्स ऐड होते जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो अलग ही आएगा ना, ठीक है। वहीं पे मानो कि आप एक क्या बोलते हैं, एक फ्लोर बना रहे हो, फ्लोर बनाते टाइम आपने क्या बोलते हैं, मार्बल्स हम ऐड करते हैं, तो मार्बल के जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, मार्बल के छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स को डालना, फिर उस पर सीमेंट वर्क करना, सीमेंट वर्क करने के बाद उस पर ग्लोसीनेस के लिए डिफरेंट तरीके का मटेरियल वहाँ पे ऐड करना, तो वो सारी चीज़ें कॉटिंग है। मान लो आप एक वॉल बना रहे हो, आप घर पे आपका कोई भी रूम है उस पर आप वॉल पेंट अप्लाई कर रहे हो, तो डायरेक्टली तो नहीं हुआ ना, पहले सीमेंट था, फिर पुट्टी लगा, फिर डिफरेंट तरीके का वॉल मटेरियल लगा, फिर आपको पसंद कलर पसंद है तो आपने कोई और कलर ऐड कर दिया, बट
जो इम्पैक्ट डायरेक्ट आता और फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे आ रहा है, वो इम्पैक्ट तो नहीं होगा। तो वो इम्पैक्ट को कैसे क्रिएट करना है, मतलब मटेरियल एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। 1 दिन 2 दिन या 3 दिन की क्लास नहीं है। मटेरियल के अंदर आपकी मिनिमम 10 to 15 क्लासेस लगने वाली है, मतलब जिसमें कंप्लीट डिटेल मटेरियल आप सीख जाएंगे बनाना। कोई भी मटेरियल आपको दिख रहा है, आपको पता होगा उसमें कि वेलवेट है ना, तो वेलवेट पे कितना शाइनिंग आएगा, वेलवेट है तो कैसा बिहेव करेगा, वो एक्चुअल मटेरियल आप बना पाओगे बहुत ईजिली। ग्लास है, अभी एक बाथरूम ग्लास होता है जो कि फ्रॉस्टेड होता है, उसमें आप क्लियरली नहीं देख सकते हो। एक आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, जो आपकी कॉफ़ी जो कॉफ़ी शॉप्स होती है, कैफे शॉप्स होती है, वहाँ पे लगा हुआ होता है ना। एक हमारा क्या बोलते हैं उसे, रोशनदान बोलते हैं आई थिंक, है ना। उसमें अलग तरीके का ग्लास होता है जिसमें डिफरेंट तरीके के प्रिंट्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, फ्लावर प्रिंट है, कोई और प्रिंट है, तो वो ग्लास मटेरियल कैसे बनाना है। यहाँ पर देखो आपको डिफरेंट तरीके के ग्लास मिल रहे हैं, सेफ्टी ग्लास, डिस्टॉर्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड, फ्रॉस्टेड रफ। तो ये कैसे डिज़ाइन करनी, सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली सीख जाओगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हम सीखेंगे ये हमारी होगी मटेरियल में, ठीक है। तो इस तरीके का मटेरियल क्रिएट करना यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो मटेरियल के टॉपिक में हम ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम लाइटिंग पे वर्क करेंगे। तो लाइटिंग के बारे में मैंने आपको बताया कितनी तरीके की लाइटिंग है, कैसे वर्क करना है, कैसे एनवायरनमेंट लाइट को क्रिएट करना है, कैसे HDRI को प्लेस करना है, कैसे सनलाइट को यूज़ करना है, कैसे अगर मान लो आप नाइट यूज़ करते सनलाइट तो नहीं आएगा, उसमें एनवायरनमेंट ऐड होगा। फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो इंटीरियर की लाइट है वो इंक्लूड होंगी, तो वो कैसे क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ें हम किसमें सीखेंगे, लाइटिंग के अंदर सीखेंगे। एट द एंड हम यहाँ पे रेंडरिंग सीखेंगे कि कैसे आप इंटीरियर की एज वेल एज एक्सटीरियर की रेंडरिंग्स क्रिएट कर सकते हो, और आप बहुत ही रियलिस्टिक फॉर्म के अंदर अपने मॉडल को रेंडर कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपकी रेंडरिंग में होगी। और फाइनली जब हम वीरे का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मूव करेंगे लूमियन पे, जिसमें लूमियन क्या होगा, कैसे वर्क होता है। लूमियन क्या होता है, एक सेम तरीके से एक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट तरीके के रेंडर्स को क्रिएट कर सकते हो, आप वहाँ पे एनिमेशन बना सकते हो। अच्छा, मैंने ना इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड करी हैं कि मैंने आपको बोला कि आप वीरे में भी एनिमेशन कर सकते हो, आप एज वेल एज लूमियन में भी एनिमेशन कर सकते हो। वीरे के अंदर एनिमेशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि 1 by 1 करके फ्रेम्स रेंडर होते हैं। वो चाहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, लूमियन कर रहे हो, वीरे कर रहे हो, करुणा कर रहे हो, वो सब में सेम है। लेकिन जो टाइम है ना, जितने टाइम के अंदर आपकी एक चीज़ रेंडर हो रही है, वो वहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाता है। वीरे में एक इमेज को रेंडर करने में आपको मिनिमम टू मिनिमम 20 से 30 मिनट देने पड़ते हैं। वहीं पे लूमियन में 3 से 4 मिनट में एक फ्रेम रेंडर हो जाता है। तो आप चेक कर सकते हो कि एनिमेशन है, एनिमेशन बन किस चीज़ से रहा है एक्चुअली में, एनिमेशन बन तो आपका फ्रेम से ही रहा है ना। कि जैसे आपने सुना होगा ना कि FPS कितना होता है, आपने सुना होगा कि मूवीज़ का जो FPS होता है ना वो 24 होता है। हम नॉर्मली 30 भी चूज़ कर लेते हैं, हम 60 भी चूज़ कर लेते हैं। जो गेम्स है, पबजी आपने सुना है, पबजी के अंदर 60 FPS के अंदर रेंडर की गई है सभी चीज़ें। कंट्रोलिंग तो किससे हुआ है, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से ही तो हुआ है ना, गेम तो किसी सॉफ्टवेयर से ही बना है, तो कितना स्मूथ लग रहा है। ठीक है, एक आप बहुत पहले का एनिमेशन देखो, जो सॉफ्टवेयर्स होते थे, गेम्स होते थे, मान लो मारियो था, मारियो के अंदर इतनी फिनिशिंग तो नहीं थी जितनी फिनिशिंग आपको अभी के गेम्स में मिल रही है, क्योंकि उसमें FPS कम था। मूवीज़ देखिए, पहले जो कार्टून्स होते थे, कार्टून्स कैसे आपको 1 by 1 करके फ्रेम्स मिलते थे, ठीक है, डिज़ाइन करने में टाइम लगता है। अभी वही चीज़ को आप कुछ टाइम में कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको FPS वहाँ पे इंक्रीज मिल गया। तो FPS क्या है, ठीक है, उसको कैसे वर्क करना है, कितना टाइम लगता है एक रेंडर को क्रिएट करने, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, आपका लूमियन कंट्रोल करता है। वीरे भी कंट्रोल करता है, लूमियन भी करता है। बट लूमियन के अंदर टाइम लिमिट कम हो जाती है, और कम टाइम के अंदर भी बहुत अच्छी रेंडरिंग्स आप अचीव कर सकते हो लूमियन में। तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये हम लूमियन सॉफ्टवेयर में सीखेंगे, और इस तरीके से हम अपनी कंप्लीट जर्नी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम 3ds मैक्स, वीरे और लूमियन सीखने वाले हैं। ये आपका एक तरह का वॉक थ्रू है जो कि लूमियन में डिज़ाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ 3ds मैक्स। तो एक बार आप इस वॉक थ्रू को देख लीजिए।
तरीके का एनिमेशन आप इजीली लूमियन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करना है, कैसे आप पीपल्स को मूव करता हुआ दिखाएंगे, कैसे आप वाटर वहाँ पे फ्लो के अंदर दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इजीली लूमियन के अंदर बना सकते हैं। और एट द एंड यहाँ पे ये हमारी यूज़र इंटरफेस होगा, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि कैसे कंप्लीट यूज़र इंटरफेस को आपको मैनेज करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी आपके डाउट है, कोई भी आपकी कंसर्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप में से किसी का कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं प्लीज़। मैम जो टाइमिंग रहेगा वो तो यही रहेगा ना, 5 बजे का ना? हाँ जी, 5 to 6 रहेगा टाइमिंग आपका। ओके मैम, और जो क्लासेस रहेंगी कल से, जो आज की क्लासेस है, ये इसकी जैसे कोई रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा तो अपन ऐप पे देख पाएंगे ना? हाँ जी, आप ऐप में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप अगर मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल के अंदर तो एप्लीकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, और अगर आप ओके। लैपटॉप वगैरह में देखना चाहते हैं तो आपको एक यहाँ पे लिंक टाइप करना है। एक सेकेंड, एक लिंक है learn.ptscadexpert, ये आपको टाइप करना है। तो जैसे आप टाइप करोगे ना, यूआरएल में टाइप करना, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। फिर आपको स्टोर में जाना है। स्टोर में जाने के बाद जितने भी कोर्स आपने परचेज किए हुए हैं वो सारे आपको यहाँ ओके। पर विजिबल हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कीजिएगा एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3ds मैक्स कोर्स, दिस वन। इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे कंटेंट का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक ओके। कर देना है। यहाँ पे जैसे अभी इस तरीके के मतलब फोल्डर्स बने हुए हैं, ऐसे आपका एक और न्यू फोल्डर बन जाएगा, TDS मैक्स लाइव थर्ड बैच, और साथ में जो मंथ चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, मतलब डेली टू डेली उस पर अपडेट होता जाएगा? हाँ, डेली टू डेली मैक्सिमम 2 days लगेंगे, मतलब मिनिमम तो ओके। है ही आपका कि जैसे आज आपकी क्लास हुई तो कल मॉर्निंग तक आपकी ओके। अपलोड होगी। ओके। ओके, यही पूछा। जी, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर है चीज़ें, है ना? तो कल मिलते हैं 5 o'clock सेम टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय।